बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संबित, ट्वीट करने में जल्दबाजी कर दी क्या? आपने तो हैदराबाद को भाग्यनगर घोषित ही कर दिया। नहीं, हमने तो माँ लक्ष्मी की एक तस्वीर ट्वीट की और इसमें जल्दी और देर क्या होता है, वो तो रोज कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस गढ़ में, जिस तेलंगाना में भारत, हाँ तो इसमें क्या बुराई है? चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, हम तो बहुत समय से भाग्यनगर बोलते आ रहे हैं, ये तो हमारे आस्था का विषय है। लेकिन अगर चुनाव आप हार गए तो फिर आपको समझना होगा जहां नहीं वो ये देखिए, एक पड़ाव कोई हार या जीत नहीं होती है। अच्छा, आपको आगे लड़ने के लिए एक बहुत बड़े माहौल की बनाने की आवश्यकता होती है और वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस तेलंगाना में हमारे पास एक विधायक था, अब हम उपचुनाव में दुब्बक का उपचुनाव अपने आप में एक मिसाल बन के कायम होता है। दुब्बक वह स्थान है जो चारों तरफ से परिवार अर्थात केसीआर के परिवार के सीट से घिरा हुआ है, इंक्लूडिंग हरीश राव जी जो सिद्दीपेट में, अर्थात हरीश राव उनके नेफ्यू हैं, हरीश राव उनके दामाद हैं और दामाद जो कंट्रोल करते थे वो खुद हारे हैं। तो आप जानते हैं कि दुब्बक के कारण जिस प्रकार का एक उत्साह बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी में, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दूसरी बात है, मोदी जी का, नड्डा जी का यह स्पष्ट मानना है कि हर चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं और जनता को विकास मिलना चाहिए। विकास के मुद्दों के साथ हमने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में भाग लिया है। इस बार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पिछली बार मात्र हमारे पास 4 सीटें थी, एक विधायक था। आज आप देखिए जिस प्रकार का ग्राउंड तैयार हो रहा है। 2023 में जब असेंबली के चुनाव होंगे, हमारे जो मनोबल है, ना केवल मनोबल ऊपर होगा अपितु ग्राउंड भी पूरी तरह से 2023 के असेंबली चुनाव के लिए तैयार रहेगा। इसे तैयारी कहते हैं, एक भविष्य को दृष्टिकोण में रखते हुए। लेकिन संबित, ये देखिए, जीत के साथ तो आपको इश्क है, लेकिन आजकल वो एक डायलॉग चल रहा है कि इश्क है तो रिस्क है। तो क्या इस इश्क में रिस्क भी था क्या इस बात का? क्योंकि आपने जिस तरह से पूरे अपने आला नेतृत्व को उतारा, अमित शाह वहां पर पहुंच गए, योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, बीजेपी अध्यक्ष पहुंच गए निगम चुनावों में प्रचार करने के लिए, तो इसमें एक रिस्क भी है क्या कि अगर उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं आए तो फिर फजीयत भी हो सकती है, साख पर सवाल भी उठ सकते हैं? देखिए समीर भाई, विश्व का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है मैं बताता हूं जी। टेकिंग नो रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। कोई रिस्क नहीं लेना। अब मेरा हेड ही नहीं होगा तो हेडेक कहां से होगा? मेरे को हेडेक होता है, मुझे बाम लगाना पड़ता है, सर दबाना पड़ता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। मैं कहूंगा चलो हेड ही नहीं रखते हैं, गर्दन को अलग ही कर देते हैं, नो हेड नो हेडेक। तो काम करेंगे तो मुश्किल भी आएंगे, काम करेंगे तो नतीजे अनुरूप या प्रतिकूल आएंगे, मगर काम निरंतर करते रहना। कांग्रेस अभी है ही नहीं। कांग्रेस की तरफ इशारा क्यों करूं जो कहीं दिख ही नहीं रही है? मैं ये संसार के रूल्स बता रहा हूं, ये संसार के वो 2 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए, कांग्रेस पिछली बार भी 2 सीटों पर थी, कांग्रेस अब भी 2 सीट पर है। आप यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की चिंता करिए। कांग्रेस के हाथ में ये कमान लगातार कितने वर्षों तक रही, वहां से शुरू करके आज जिस पड़ाव पे कांग्रेस पहुंची है, वो कांग्रेस अपने ही कर्मों, कुकृत्यों के कारण पहुंची है। भ्रष्टाचार के कारण और नॉन परफॉर्मेंस के कारण और लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप के कारण पहुंची है। मेहनत भी नहीं करते हैं वो लोग। यदि हम मेहनत करते हैं, हमारे पास लीडरशिप है और हमारी लीडरशिप केवल आज की नहीं सोचती है, आज बैठ करके हम 20 साल की बाद की भी सोचते हैं। ये दूरदर्शिता राजनीति में और एक प्रतिस्पर्धा में हमेशा होना चाहिए ताकि जनता को भला हो, जनता को डेवलपमेंट मिले। मैं आपको 2-3 छोटे एग्जांपल देता हूं। ये जो हैदराबाद के इलेक्शन हुए हैं, इसमें अभी हैदराबाद 13 और 14 अक्टूबर को जो फ्लड हुए थे, 30% ग्रेटर हैदराबाद डूब गया था। उसमें केसीआर जी की पार्टी टीआरएस ने प्रॉमिस किया था कि हम 10,000 रुपए प्रति परिवार देंगे। नहीं दिया, केवल अपने कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए दिया। तो बाकी लोगों की जो नाराजगी है, वरना लोग कहते थे ये तो केसीआर का गढ़ है, ये तो टीआरएस का गढ़ है, इस गढ़ में भगवा घुस जाए ये संभव ही नहीं हो सकता है। आज नेक टू नेक ये जो फाइट चल रही है, आज उस गढ़ में हमने सेंध लगाया है, ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कहीं ना कहीं हम सुशासन और कुशासन। ये भी तो बताइए, क्या सड़क, पानी, बिजली, गड्ढे, ये सारे मुद्दे रहे बीजेपी की तरफ से भी निगम चुनावों में, या वही रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और अगर ओवैसी को वोट दोगे तो वो भारत विरोधी वोट होगा? इन सारी बातों का ज्यादा असर पड़ा?
दो चीजें हैं। आप किसी भी मुख्य नेता के भाषण को लीजिए, उस भाषण का अधिकांश हिस्सा लोकल इश्यूज पर है, इंक्लूडिंग आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और अमित भाई ने। अमित जी ने भी आखिरी दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको चलाना चाहिए जो 3 बजे का उन्होंने किया। उन्होंने लोकल इश्यू वहां के किस प्रकार 10,000 रुपए नहीं दिया गया, 1,28,000 डबल बेडरूम देने का ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में यह प्रतिज्ञा ली थी केसीआर की सरकार ने, मगर वहां पर केवल 1,100 डबल बेडरूम दिया गया, जबकि प्रगति भवन जो कि केसीआर जी का महल है उस महल में अनलिमिटेड बेडरूम ऐड किया गया। इन सब विषयों पर, वहां के लोकल विषयों पर हमने बात की है। 30% हैदराबाद क्यों डूबा? इसलिए डूबा क्योंकि एमआईएम के कार्यकर्ता, टीआरएस के कार्यकर्ताओं ने वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस किया हुआ है, जिसमें मूसी नदी का जो पानी है उसको निकाय का अवसर नहीं मिलता है, उसको हम कैसे हटाएंगे? इन सब मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा है। हां, चूंकि एमआईएम वहां एक पोलराइजेशन की कोशिश करती रही है हमेशा, हमने उसको भी काउंटर में जवाब दिया है। काउंटर में जवाब दिया वो भाग्यनगर वाला हमारा मुख्य ओपोनेंट नहीं। देखिए, मैंने कहा, और हम तो प्रवक्ता हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यह सवाल उनसे पूछा गया? उन्होंने कहा, मैं मां भाग्यलक्ष्मी जी के दर्शन करने इसलिए गया क्योंकि वो मेरे व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं उसे हिंदू मुस्लिम करने नहीं गया हूं। मैं वहां व्यक्तिगत आस्था, आप किसी बड़े शहर में जाते हैं अब्बास भाई, तो आप वहां के मस्जिद या मंदिर या गिरजाघर जो मान्यता के हिसाब से महत्वपूर्ण होता है, आप वहां अवश्य जाते हैं। तो हमारे गृह मंत्री भी गए, तो वो उसको राजनीति के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से इसलिए देखा गया ना संबित, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद था प्रयागराज कर दिया, तो हैदराबाद को भाग्यनगर क्यों नहीं बनाया जा सकता? इस वजह से हुआ ना कि या ये आप विकास की कोशिश करने वाले हैं जीतने के बाद, या फिर हैदराबाद को भाग्यनगर करने के लिए आ रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने डे 1 से, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 2013 में कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बने, और भविष्य में जब उसके बाद वो प्रधानमंत्री 14 में बने, उन्होंने एक ही मंत्र रखा है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई हम हिंदू मुसलमान के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। हां, अगर रोहिंग्यान मुसलमान, अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए, इनको आप आधार कार्ड देकर, इनको आप गैर कानूनी तरीके से बसा करके इनको हिंदुस्तान के वोटर के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे, तो उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना, कानूनी व्यवस्थाएं प्रगाढ़ करना, यह भी हमारा कर्तव्य है। ये किसी का भी कर्तव्य होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी शासन में हो, वो उसके विरोध में हम आवाज उठाएंगे। मगर जो वहां के मूल निवासी है, उनके खिलाफ हम कभी नहीं कहते हैं, चाहे वो नहीं, बिल्कुल ऐसे अगर अवैध घुसपैठी हैं तो उनके खिलाफ ना सिर्फ आवाज उठाइए, बल्कि आप तो एक्शन भी ले सकते हैं। आप तो केंद्र सरकार में भी हैं, उसके लिए आपको निगम का चुनाव जीतने की थोड़ी जरूरत है। बिल्कुल लेंगे। हाँ, नहीं ना, बिल्कुल लेंगे, मगर निगम का चुनाव भी महत्वपूर्ण इसलिए होता है अब्बास भाई, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच जो देने की कोशिश की जाती है वहां के घुसपैठियों को, और कई बार रोहिंग्यान मुसलमानों को भी, वो वहां के लोकल लीडरशिप करती है। उनको आधार कार्ड देने का काम, उनको वहां पे जमीन के पट्टे देने का काम, ये काम वहां पर वहां के जो विधायक होते हैं, और सब विधायक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वहां के जो कॉर्पोरेटर होते हैं, वो ये काम करते हैं। इसलिए हमने कहा कि हमारा वो चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन लोग इस प्रकार के काम कर रहे थे, और हम इस काम में कभी भी संतृप्त ना हो। ठीक है। अच्छा, ये जिस तरह से इस बार आप लोगों ने पूरी ताकत झोंकी, ये क्या बीजेपी भविष्य की राजनीति के संकेत दे रही है? क्योंकि इस नगर निगम में 4 जिले आते हैं, 24 विधानसभा सीटें आती हैं और 5 लोकसभा सीटें आती हैं, तो क्या ये इरादा जो है ये बड़ी सियासत का है? तेलंगाना विधानसभा पर अब आपकी नजर है क्या? देखिए समीर भाई, आप भारतीय जनता पार्टी को आज से देख नहीं रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को पहले से भी देख रहे हैं, और 2014 के बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, उसको भी देख रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के लिए पीएम का फुल फॉर्म केवल प्रधानमंत्री नहीं होता है, उनके लिए पीएम का अर्थ पसीना और मेहनत, P = पसीना और M = मेहनत होता है। पसीना और मेहनत लगातार बहाना पड़ेगा, और कुछ भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि हम परिवार वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि हमारे पिताजी ने, उनके पिताजी ने, हम जो नेता हैं, हमारे में से किसी के पिताजी ने कुछ धाती में छोड़ के वो नहीं गए हैं ताकि हम उन्हें अपना ले। नरेंद्र मोदी जी सेवक
हक है जनता के, और इसलिए पसीना और मेहनत के आधार पर हर चुनाव को नहीं, लेकिन के साथ लड़ा जाएगा। विकास के मुद्दे के आधार पर लड़ा जाएगा। खूब आया आपने, आला नेतृत्व जो है, बड़े बड़े नेता, उनको उतार दिया नगर निगम चुनाव के प्रचार में। लेकिन मैं देख रहा था लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी को 19.45% वोट मिले थे। अभी भी, पिछली बार भी आप 4 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थे, इस बार भी अभी जो सूरत हाल बनता हुआ नजर आ रहा है उसमें तीसरे नंबर पे हैं। तो फर्क क्या पड़ा इससे? नहीं, फर्क ये पड़ा कि एक जमाना था एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं, वहां से 4 सांसद 1 विधायक, और 4 मात्र हमारे पास ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 4 पार्षद थे। आज हमारे पास अभी आंकड़े चल रहे हैं 4 से ज्यादा होंगे। तो फर्क तो पड़ रहा है ना। ऐसे ही सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के उस स्टेट में अपने आप को काबिज करना जिस स्टेट में आपका कोई अस्तित्व तो नहीं था, वही कांग्रेस पार्टी सीढ़ी दर सीढ़ी उतर के निस्तनाबूत हो रही है, क्योंकि वो मेहनत और पसीना नहीं बहाना चाहती है। वो मेहनत नहीं करना चाहती है, पसीना नहीं बहाना चाहती है। तो वो कांग्रेस पार्टी जो सर्वोच्च थी, जो कभी शासनाधीश थी, वो कांग्रेस पार्टी आज समाप्त हो रही है। तो ये फलसफा केवल नेताओं के नहीं है, ये फलसफा व्यक्तिगत जीवन में हर व्यक्ति के लिए है, एक टीवी एंकर के लिए है, एक प्रवक्ता के लिए है, एक साधारण कार्यकर्ता के लिए है। सही बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप जो मेहनत करेगा, आप कर्म करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही, और ये बात मैं मानता हूं कि मेहनत करने में और पसीना बहाने में आपकी पार्टी के नेताओं का जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।